हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। यूपीपीसीएस आरओ 2026 मेंस के लिए निबंध का ये बैच है, हमारा प्रतिज्ञा निबंध बैच। इसका टास्क 5वां है, इसका सोल्यूशन देखेंगे। जो लोग हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे। वहां पर कई सारे बैच रनिंग में है। इसमें आपका आरओ पीसीएस और इलाहाबाद आरओ का भी बैच एक्टिव है। तो आज है हमारा टॉपिक है निबंध का लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र का भविष्य। तो सबसे पहले आप 4 लाइन लिखेंगे, कोटेशन की या फिर दोहा, चौपाई, छंद, जैसा भी हो। सबसे पहले आप 4 लाइन जरूर लिखेंगे हर निबंध में। जन जन की शक्ति का आधार है लोकतंत्र, विविधता में एकता का सार है लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता का प्रतीक, विश्व के पटल पर गर्व का विस्तार है लोकतंत्र। उसके बाद में प्रस्तावना लिखेंगे। देखो, प्रस्तावना में आपको हेडिंग नहीं डालना है, ये आपको समझाने के लिए बताया गया है। पहला जो पैराग्राफ होता है वो प्रस्तावना का रहता है, वो अंडरस्टूड है और एग्जामिनर भी इस बात को समझता है। यहाँ पर ये प्रस्तावना लिखा है, आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। भारतीय लोकतंत्र विश्व के सबसे विशाल और जीवंत लोकतंत्र के रूप में प्रतिष्ठित है। देखो, प्रस्तावना में लिखने का क्या तरीका होता है, सारी चीजें नहीं लिखी जाती है। प्रस्तावना यानी स्टार्ट होता है कोई भी चीज को, मंगलाचरण जैसे स्टार्ट करते हैं जो ग्रंथ होते हैं रामायण महाभारत में, तो यहाँ पर प्रस्तावना रखा गया उस मंगलाचरण की जगह पे। इसमें क्या होता है, सबसे पहले उसकी भूमिका तैयार की जाती है और फिर उसके आगे आने वाले चरण दर चरण समझाया जाता है चरणबद्ध तरीके से। तो यहाँ पर देखो कैसे लिखेंगे, ये चीज आपको समझनी है और अपने आप में खुद से लिखने की कला को डेवलप करना है। जिसकी जड़ें हमारी सांस्कृतिक विरासत और संवैधानिक मूल्यों में निहित है। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त के बाद से भारत ने एक लंबी यात्रा तय की है, जहां आम नागरिकों ने अपने मताधिकार के माध्यम से सरकारों को बदलने और दिशा देने का कार्य किया है। जब से देश आजाद हुआ है, कई सरकारें आई गईं और बनती रहीं। आज जब हम आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं, भारतीय लोकतंत्र एक राजनीतिक प्रणाली नहीं बल्कि एक समावेशी सामाजिक व्यवस्था के रूप में स्थापित हो गया है। यद्यपि समय के साथ हमारी चुनौतियां बदली हैं, परंतु लोकतंत्र के प्रति जनता की अटूट आस्था और संविधान की सर्वोच्चता ने हमारे भविष्य को सुरक्षित और सुदृढ़ बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है। ये आपका हो गया प्रस्तावना। प्रस्तावना लगभग आपका 100 शब्द का होना चाहिए, थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो। और इन 100 शब्द में ऐसे शब्दों का चयन हो जो लगे कि हाँ ये प्रस्तावना के लायक है। ये कब डेवलप होगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे लिखेंगे अपने खुद से। देखने से आपका काम नहीं चलने वाला है, मैं बार बार बोलता हूँ, आपको खुद से लिखना है। अगर आपके पास इतनी क्षमता नहीं है, इतनी स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाई है, तो हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं। मिनिमम फीस रहती है पेड बैच की और आपको वैलिडिटी रहती है लगभग 1 ईयर। तो आप कितना भी प्रैक्टिस कर लेंगे और लोग भी जो प्रैक्टिस करते हैं उनकी भी कॉपी आप देख सकते हैं ग्रुप में। अब आता है इसके बाद में मुख्य विषय। मुख्य विषय में जो हेडिंग बनाई गई है, लोकतंत्र का स्वरूप और दर्शन, ये आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। मैं बार बार बोलता हूँ, जो रेड में लिखा है ये चीजें आपको लिखनी ही नहीं है। लोकतंत्र का स्वरूप और दर्शन, ये आपको अपने दिमाग में सोच करके और प्रस्तावना के अगले पार्ट में सीधे नए पैराग्राफ से स्टार्ट करना है। नए पैराग्राफ का मतलब क्या होता है, 1 से 1.5 इंच की जगह छोड़ करके फिर से स्टार्ट हो जाना है। और जो पैराग्राफ आप बनाएंगे, बहुत छोटे छोटे पैराग्राफ नहीं बनाने, लगभग 100 से 125 वर्ड के बीच में पैराग्राफ होने चाहिए। ये नहीं कि 10 वर्ड लिख दिए फिर उसके बाद दूसरा पैराग्राफ, तो ऐसा करने से एग्जामिनर आपके ऊपर गुस्सा होगा और ये सही तरीका नहीं है। भारतीय लोकतंत्र का दर्शन जन जन का, जन जन द्वारा और जन जन के लिए सिद्धांत पर आधारित है। जिसमें लोकतंत्र का स्वरूप और उससे संबंधित दर्शन बताया जा रहा है, जिसमें लोक कल्याण सर्वोपरि है। इसका आधार हमारा संविधान है। आपने संविधान में भी पढ़ा होगा लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना को सुनिश्चित करता है। भारत का संसदीय स्वरूप और संघवाद की शक्ति से अन्य तो वैश्विक प्रजातंत्रों से भिन्न बनाती है। भविष्य के परिप्रेक्ष्य में हमारा लोकतंत्र तकनीकी समावेश और डिजिटल क्रांति के रूप में क्रांति के युग में प्रवेश कर रहा है, जहां शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग बढ़ी है। ये केवल मतदान तक सीमित न रहकर अब सुशासन की ओर अग्रसर है। संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता और कानून का शासन ही वे स्तंभ है जो भारतीय लोकतंत्र को विश्व में एक आदर्श उदाहरण के रूप में परिभाषित करते हैं और इसे भविष्य के लिए प्रेरणादायी बनाते हैं। तो ये मुख्य विषय का पहला पार्ट हो गया, जिसमें हमने बात की
लोकतंत्र का स्वरूप और उसका दर्शन। अब दूसरे पैराग्राफ में बात करेंगे मुख्य विषय के ही, लोकतंत्र के मार्ग में चुनौतियां। अब कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं ये बात करेंगे। फिर अगला पैराग्राफ शुरू हो जाएगा। पैराग्राफ ये होगा आपका तीसरा। भारतीय लोकतंत्र के भविष्य के समक्ष कुछ गंभीर चुनौतियां भी विद्यमान है, जिनमें राजनीति का अपराधीकरण, जनबल होता है या धनबल होता है, और बाहुबल का बढ़ता प्रभाव प्रमुख है। जातिवाद और सांप्रदायिकता का मुद्दा आज भी चुनावी राजनीति को प्रभावित करता है, जिससे किसान का एजेंडा गौण हो जाता है, यानी जो विकास का एजेंडा है वो गौण हो जाता है। ठीक है, विकास में सारी चीजें आती हैं, वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो या फिर शहरी, दोनों इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। और विकास एक ऐसा सार्वभौमिक शब्द है जिसमें सर्वांगीण विकास कह सकते हो आप। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दलों के बीच वैचारिक गिरावट और फ्री बीज की संस्कृति भी चिंता का विषय है। जो फ्री बीज चुनाव के समय जब चुनाव आते हैं तो बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती है, फ्री बीज उसमें बांटी जाती है। फ्री बीज का मतलब होता है ऐसी घोषणाएं जिसमें फ्री में दिया जाए, जैसे बिजली मुफ्त हो गई, या फिर 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खातों में डाले जाते हैं। ये सारे फ्री बीज की कैटेगरी में आते हैं। सोशल मीडिया और तकनीकी के दौर में फेक न्यूज का प्रसार और जनमत का ध्रुवीकरण लोकतंत्र की मूल भावना को कमजोर कर रहा है। संस्थागत विश्वसनीयता पर उठते प्रश्न और कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच संतुलन की आवश्यकता भी एक बड़ी चुनौती है। ये भी आज कार्यपालिका और न्यायपालिका में आपस में संतुलन भी नहीं है, इसकी चुनौती है। और इन सब कारणों का समय रहते समाधान नहीं किया गया तो ये लोकतंत्र के भविष्य की आधारशिला को खोखला कर सकता है। आगे इसमें ये तो सारी चुनौतियां हो गई आपकी। अब इसमें देखेंगे जो आपका चौथा पैराग्राफ रहेगा, लोकतंत्र पर प्रभाव और वर्तमान स्थिति क्या होनी चाहिए। तो अगले पैराग्राफ में हम लिखेंगे, इन चुनौतियों का सीधा प्रभाव आम नागरिकों के विश्वास और सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली पर पड़ता है। राजनीतिक अस्थिरता या कुशासन से देश की आर्थिक वृद्धि और सामाजिक समरसता पर नकारात्मक असर पड़ता है। वर्तमान स्थिति यह है कि जनता अब अधिक जागरूक है, परंतु डिजिटल मीडिया के युग में सूचनाओं का अति प्रसार भ्रम की स्थिति पैदा करता है। महिला प्रतिनिधित्व की कमी, युवाओं की राजनीति में कम रुचि भी लोकतंत्र के भविष्य के लिए चुनौतीपूर्ण संकेत है। हालांकि सकारात्मक पक्ष यह है कि सूचना का अधिकार यानी आरटीआई और डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से सत्ता में आम आदमी की भागीदारी बढ़ रही है। लोकतंत्र की ये वर्तमान स्थिति हमें ये सिखाती है कि शक्ति का विकेंद्रीकरण ही भविष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो ये आपका हो गया लोकतंत्र पर प्रभाव, और इसमें जो वर्तमान प्रेजेंट सिचुएशन क्या है उसके बारे में इस पैराग्राफ में चर्चा की गई। अब क्या होगा, इसके आगे हम निवारण और सुधार के उपाय बताएंगे। ये आपका जो पैराग्राफ रहेगा ये कंक्लूजन के पहले है, यानी जब निष्कर्ष बताएंगे उससे जस्ट पहले ये पैराग्राफ को ऐड ऑन करेंगे। लोकतंत्र को भविष्य में सुदृढ़ बनाने हेतु व्यापक चुनावी सुधार अनिवार्य है, जिनमें अपराधियों का राजनीति से निष्कासन और चुनाव वित्त पोषण में पारदर्शिता लाना शामिल है। एक राष्ट्र एक चुनाव जैसे प्रस्तावों पर जो हमारे एक राष्ट्र एक चुनाव जिसको लीड कर रहे थे पूर्व राष्ट्रपति हमारे थे वो कोविंद साहब, रामनाथ कोविंद लीड कर रहे थे, उन पर राष्ट्रीय सहमति बनाकर चुनावी खर्च और अस्थिरता को कम किया जा सकता है। शिक्षा के स्तर को सुधार कर नागरिकों को जागरूक बनाना होगा ताकि वे जाति धर्म से ऊपर उठकर विकास के मुद्दों पर वोट दें। सिविल सोसाइटी और स्वतंत्र मीडिया की भूमिका को और अधिक सशक्त बनाना होगा ताकि वे चेक एंड बैलेंस का कार्य प्रभावी ढंग से कर सके। साथ ही तकनीकी हस्तक्षेप का उपयोग करके सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना लोकतंत्र के भविष्य को अधिक समावेशी और सफल बनाने का कार्य प्रशस्त करेगा। ये आपके उपाय बताए गए हैं जो लोकतंत्र में खामियां उत्पन्न हो गई है उनको कैसे सॉल्व किया जाए, उनका सोल्यूशन क्या है, ये इसमें बताया गया है। अब आगे की राह क्या हो सकती है जो हम लोग कंक्लूजन करेंगे, इसको कंक्लूड करेंगे। तो ये लास्ट पैराग्राफ है, ये भी लगभग 80 से 100 शब्द इसमें जरूर होने चाहिए, अगर 100 रहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब यहाँ पर ये मतलब अंतिम पैराग्राफ, निष्कर्षतः भारतीय लोकतंत्र का भविष्य उज्जवल है, बशर्ते हम अपने संवैधानिक दायित्वों के प्रति सजग रहें। लोकतंत्र कोई गंतव्य नहीं बल्कि एक सतत प्रक्रिया है जिसे हर पीढ़ी को नए सिरे से परिभाषित करना होता है। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास की भावना के साथ
हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि देश का हर नागरिक निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बने। एक सशक्त, न्याय संगत और विकसित भारत के निर्माण में लोकतंत्र की भूमिका धुरी के समान है। आने वाले समय में हमारा लोकतंत्र अधिक परिपक्व होगा, जहां तकनीक और मानवीय मूल्यों का सुंदर संगम देश को वैश्विक महाशक्ति बनाने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। तो यहाँ पर ये जो ऐसे है आपका संपन्न होता है। अगर हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, मैक्सिमम प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं, तो पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर आपको प्रतिज्ञा नामक एक बैच है जो आपका ऐसे से रिलेटेड है। इसमें लगभग RORO और पीसीएस दोनों के 100 ऐसे कराए जाएंगे और इसकी वैलिडिटी रहेगी 1 ईयर और इसका फीस रखा गया है 1 महीने के रिचार्ज से ही कम 300 रुपीज। तो आप फटाफट इसमें एनरोल करेंगे और अपनी तैयारी को और आगे इनहांस करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।